रेड जोन से महज 12 से 15 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की एक मस्जिद और इमाम बारगाह खतीजत अल कुबरा में खुदकुश धमाका होता है। पाकिस्तान की मीडिया की खबरें सुने तो आपको यही तासुर मिलता है कि हमलावर एक था, मगर वो अफराद जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा, उनके मुताबिक हमलावरों की तादाद कुछ अलहदा थी। ऐनी शाहिदीन क्या कुछ कह रहे हैं, हमलावर कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, किस तरह से आगे बढ़े और मस्जिद और इमाम बारगाह की किस जगह के ऊपर उसने खुद को धमाके से उड़ाया और एग्जैक्टली नवाजी कितनी तादाद के अंदर शहीद हुए, ये तमाम तर वो तफसीलात है जो कि आज के इस व्लॉग में मिनोअन आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 7 फरवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले वो अफराद जिन्हें रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जोग्राफिया नहीं मालूम, उन्हें थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज के अंदर मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि यह हमला एग्जैक्टली हुआ कहाँ पर है। यह खुदकुश हमला इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में वाक़ इमाम बारगाह खतीजत अल कुबरा में हुआ है। यह इमाम बारगाह एक ऐसी जगह पर वाक़ है जहाँ से कॉमसेट यूनिवर्सिटीज़ समेत दीगर 2 यूनिवर्सिटीज़ इससे ज़्यादा दूर नहीं है, जबकि यह इलाका रेड जोन से भी सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर के फासले पर ही है। यानी ये कोई दूर दराज या गैर महफूज इलाका नहीं है, बल्कि दारुल हुकूमत के इंतहाई हसास जोन के करीब ये इलाका है जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अब ऐनी शाहिदीन ने क्या लिखा है और क्या बयान किया है अपनी आंखों से, ये कुछ बयानात है जो मिनोअन मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। देखिए, इसमें एक ऐनी शाहिद है, रज़ा जाफ़र उनका नाम है। इनके बयानात मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बिलखसूस इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बताते हैं कि इमाम बारगाह के मरकज़ी दरवाजे पर ख़ास तौर पर नमाज के औक़ात में 6 अफराद सिक्योरिटी पर मामूर हुआ करते हैं। इनमें से 3 अफराद हर आने जाने वाले शख्स की तलाशी लेते हैं, जबकि बाकी 3 के पास असलहा मौजूद होता है। ऐनी शाहिद हैदर अब्बास रिजवी बताते हैं कि वो जुमे की नमाज के लिए इमाम बारगाह के अंदर वाक़े मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि 2 अफराद जिनके पास जदीद असलहा था, उन्होंने मरकजी दरवाजे पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार गोलियां लगने से नीचे गिर जाते हैं, जबकि तीसरे एहलकार ने जवाबी फायरिंग शुरू की। जवाबी फायरिंग के बाद एक हमलावर मौका से फरार होकर गलियों में छुप गया। ये लाइन दोबारा सुनिएगा। जवाबी फायरिंग के बाद एक हमलावर मौका से फरार होकर गलियों में छुप गया, जबकि दूसरा हमलावर फायरिंग जारी रखे हुए था। हैदर अब्बास रिजवी के मुताबिक मुसलसल फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी पर मामूर तीसरा एहलकार भी जख्मी होकर नीचे गिर गया, मगर उसके बावजूद भी वो फायरिंग करता रहा। इसी दौरान खुदकुश हमलावर इमाम बारगाह के अंदर दाखिल हो जाता है। जो सिक्योरिटी एहलकार नीचे गिरा होता है, यानी कि जो जख्मी हालत में होता है, उसकी फायरिंग से कुछ गोलियां खुदकुश हमलावर को भी लगती हैं, जिसके बाद वो अंदर जाकर गिर जाता है और एक ज़ोरदार धमाका होता है। ये धमाका इमाम बारगाह के मरकज़ी दरवाजे के अंदर उस जगह हुआ जहाँ से लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे। उस वक्त इमाम बारगाह के अंदर वाक़े मस्जिद में नमाज जुमा के लिए बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे। हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि अगर खुदकुश हमलावर मस्जिद के अंदर पहुँच जाता तो नुकसान इससे कहीं ज़्यादा हो सकता था। धमाके में जख्मी होने वाले जाहिद अली के मुताबिक इमाम बारगाह में नमाज 1 बजे शुरू हो चुकी थी। वो कहते हैं कि मैं आखिरी सफ़ों में कोने पर खड़ा था कि अचानक धमाका होता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ और बहुत देर के बाद मुझे होश आता है। खुशकिस्मती से जाहिद अली को शदीद किस्म की चोटें नहीं आती हैं। जाहिद अली के कज़न जवाद खान बताते हैं कि वो दोनों इकट्ठे नमाज पढ़ने गए थे, लेकिन वज़ू की जगह उन्हें देर हो गई थी। जवाद खान के मुताबिक जब मैं वज़ू करके आया तो नमाजी सजदे में जा चुके थे। उसी वक्त मैंने देखा कि खुदकुश बमबार ने गेट पर मौजूद गार्ड पर फायरिंग की, फिर वो अंदर दाखिल हुआ और ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस मौका पर मज़ीद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई। धमाके के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी का निफाज कर दिया जाता है। पेम्स पॉलीक्लिनिक और दीगर हॉस्पिटल में जख्मियों को मुंतकिल किया जाता है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुतहरिक हो जाते हैं और इसके अंदर जो शहादतों की रिपोर्ट सरकारी सतह की पर बताई जा रही है, 30 से 31 से ज़्यादा का नंबर नहीं बताया जा रहा, लेकिन यहाँ पर जो मकामी सतह के लोग हैं या जिनके घर से जनाजे उठे हैं, वो ये नंबर ज़्यादा बता रहे हैं और ग़ालिबन 50 से 60 का नंबर बता रहे हैं और 85 या इससे ज़ायद का जो नंबर है वो ज़ख्मी इस वक्त आपको हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नज़र आ रहे हैं। अगर खुदा न खासा उनमें से जो ज़ख्मी हैं अगर वो शहदा में तब्दील होते हैं तो ज़ाहिर है ये नंबर शहादतों का बढ़ भी सकता है।
अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है, अब आपके सामने ये चीज़ होगी कि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर अव्वल तो उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली कि वो इस अफसोसनाक वाक़े को बर वक्त जो है वो कवर कर सके, चूँकि हमें बसंत मनानी है या दीगर गैर मुल्की जो सरबराहान ममलिकत हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो ज़रूरी ये है कि MOU की जो तकरीबात हैं, MOUs की हमें वो दिखानी है। हमारे लिए ये जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है ये उस हद तक इतनी अहमियत नहीं रखता। शायद मेरी नज़र में ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की मीडिया ने बर वक्त जो है वो इसकी अफसोसनाक वाक़े की कवरेज नहीं की है, और इस वाक़े का आलमी सतह के ऊपर इतना बड़ा तासुर है। आप खुद देखिए कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन वज़ीर-ए-आज़म और शहबाज शरीफ को ताज़ियती पैगामात और खतूत लिख रहे हैं, और दीगर ममालिक की तरफ से भी ताज़ियत का इजहार किया गया है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया बर वक्त इसको कवर नहीं कर सका। बहरहाल ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो ऐनी शाहिदीन ने अपनी आंखों से देखी हैं। अब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हमलावर जो है उसकी एक पूरी ट्रैवल हिस्ट्री अफ़गानिस्तान से मिल चुकी है। अफ़गानिस्तान का वो शहरी नहीं था, लेकिन वो अफ़गानिस्तान आना जाना उसका बहुत ज़्यादा था, और वहीं पर लग ऐसे रहा है कि उसको तरबियत दी गई, और कुन्नड़ की बात की जा रही है कि कुन्नड़ वहाँ से। अब सवाल यहाँ पर मकामी सतह के ऊपर लोग भी यही पूछ रहे हैं कि अगर आपको हमला होने के 1 से 1.5 या 2 घंटे के बाद हमलावर का मालूम हो चुका है कि उसकी मुकम्मल ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो आखिर क्या वजह है कि इस हमलावर को पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। और ये भी आपको मालूम है कि ये जो ऐसे खुद को धमाके से उड़ाने वाले जो अफराद होते हैं ये अकेले तो नहीं होते, ज़ाहिर है इनके पीछे एक पूरा नेटवर्क होता है। इनकी जहन साजी के लिए जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो मौजूद होते हैं, इनके पीछे वसाइल होते हैं, नेटवर्क होते हैं, और वो नेटवर्क कहाँ पर हैं। अगर वो सरहद के अंदर हैं यानी कि पाकिस्तान के अंदर हैं, तो उनकी अभी तक मुकम्मल तौर के ऊपर बेखकनी या उनकी इंसदाद के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे। अगर तो आपको ये मालूम है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर से आया, उसको वहाँ से तरबियत मिली है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर उनकी नर्सरियाँ, उनकी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। तो आखिर क्या वजह है, वो कौन सी चीज़ आड़े आ रही है कि पाकिस्तान की ताकतवर सिक्योरिटी फोर्सेस को रोके हुए है कि आप अपनी आवाम की जान माल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी तक इन्हीं बयानात की हद तक महदूद हैं कि ये तमाम तरह जो चीज़ें हैं, ये जो मनसूबा है अफ़गानिस्तान के अंदर से हो रहा है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे। अफ़गानिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर इस वाक़े की मज़म्मत की है, और कुछ जगहों के ऊपर मैं ये भी देख रहा था कि कलअदम TTP की तरफ से भी इस मामले के लिए ऐलान लाताल्लुक़ी का जो बयान है वो जारी किया गया है, लेकिन ज़ाहिर है अभी तक उस नोटिफिकेशन की तस्दीक नहीं हो सकी है। और अगर ऐसी तंजीमें कर भी दें तो इनके ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता है। हालांकि एक मुकम्मल एक तवील रिकॉर्ड रखते हैं कि कैसे इन्होंने इसी तरह जो जुम्मे के इज्तिमात हैं उन्हें निशाना बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ जो असल और मेन चीज़ है वो यही है, वो ये भी बताई जा रही है कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नाकाबंदी भी करके रखी हुई है, ताकि जो दूसरा जो हमलावर है उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जा सके। और मीडिया के अंदर शायद उसका जिक्र इसलिए ज़्यादा नहीं किया जा रहा कि लोगों के अंदर मकामी सतह के ऊपर खौफ व हरास पैदा ना हो जाए, लेकिन ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि 2 हमलावर थे, और एक जो है वो फ़रार हो गया था, जो गलियों के अंदर छुप गया है, जबकि दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ाया है। तो ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो आ रही हैं इस्लामाबाद अफसोसनाक वाक़े से जुड़ी, जो हम आपके साथ रख रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें मुताला करने की भी ज़रूरत है। ज़ाहिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का एक तवील तजर्बा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का, लेकिन हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं तो श्रीलंका की एग्जाम्पल हमारे सामने है। एक वक्त था कि श्रीलंका में भी ऐसे वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ रिपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन उनके सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हमने देखा कि वहाँ पर ऐसी जो फैक्ट्रियाँ हैं या ऐसे जो इदारे हैं जो जवानों की ब्रेन वाशिंग करके उन्हें इस जगह के ऊपर लाने के ऊपर मजबूर करते थे, उन नर्सरियों का खात्मा किया जाता है, फिर उनके सहूलतकारों को मारा जाता है, फिर उनके जो सरबराहान हैं उन्हें इंटेलिजेंस ऑपरेशन करके और निशाना बनाया जाता है। तो हाँ, आज हम देखते हैं कि श्रीलंका में ऐसे जो वाक़यात हैं वो ना होने के बराबर ही रह चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला दोबारा से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ज़रूरत हमें इस अमर की है, बिना किसी लगी लिपटी के। अगर हमें लगता है कि सरहद के पार ऐसे अनासिर हैं जो हमारी शहरियों को निशाना बना रहे हैं, जो हमारे मुल्क और कौम के लिए ख़तरे का बाइस बन चुके हैं, तो हमें ज़रूर ऐसे अनासिर के अगेंस्ट जो है वो हमें इक़दामात करने चाहिए। पहले सिफारती सतह के ऊपर हमने आवाज़ उठाकर देख ली, लेकिन कुछ हासिल हसूल नहीं हो रहा, तो हमारे पास तमाम ऑप्शन होने भी चाहिए कि हम हर वो काम करें जिससे हमारे मुल्क और कौम की जो हिफाजत है वो यकीनी हो सके। तो बहरहाल इस्लामाबाद के अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक ये वो अपडेट्स हैं, ऐनी शाहिदीन के बयानात हैं जो बड़ी तफसील के साथ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।